नमस्कार। विश्व शांति मंच पैरा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है भाड़े के सैनिक विश्व लोकशाही के साथ साथ मानवता और भारत के लिए भी बहुत खतरा है। ये भाड़े के सैनिक की बात, यह सुरक्षा क्षेत्र में निजीकरण की बात का हम बहुत पहले से विरोध करते आए हैं और ये तत्कालीन मुद्दा तब उठा जब इसी पखवाड़े रूस में एक भाड़े के सैनिक ग्रुप ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसने यहाँ तक का दम भरा, उसने रूस के एक रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर कब्जा कर दिया और ये हुंकार भरी कि कुछ ही देर बाद आज हम रूस को नया राष्ट्रपति भी देंगे। रूस को नया राष्ट्रपति देने का भी दम भरा। यही नहीं, रूस को संसार की सबसे बड़ी जो एक ताकत है, रूस महाशक्ति है, जो नाटो अमेरिका सहित 30 से अधिक देशों के संगठन गिरोह, जिसे कहते हैं गिरोह, के खिलाफ एक साझा युद्ध लड़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो संगठन, 30 से अधिक देश जो परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, जिन नाटो सदस्यों की ये सहमति रहती है उसके किसी भी एक सदस्य पर किया गया हमला पूरे नाटो पर हमला किया जाएगा। तो वो यूक्रेन के साथ नाटो पूरा अस्त्र शस्त्र, कहने को अस्त्र शस्त्र दे रहा है, लेकिन हकीकत में यह पूरी लड़ाई की जंग एक भाड़े के सैनिक वहाँ पे है, जो अमेरिका का प्यादा बना है, यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, और दूसरा रूस ने तो केवल इतना ही कहा कि यूक्रेन हमारा पड़ोसी है, सोवियत संघ परिवार का सदस्य है, आप अमेरिका जो रूस का विरोधी है, जो रूस को तोड़ने के लिए जिसने नाटो संगठन बनाया है, सोवियत संघ को, जिसके मंसूबे सफल हुए हैं, अब वो रूस की एक तो अखंडता को खतरे में डालना चाहता है। इसलिए रूस ने अपने सोवियत संघ परिवार के तमाम पुराने सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को निवेदन किया कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति कोई चिंतित ना रहें, आप नाटो के झांसे में ना आए, अमेरिका के झांसे में, उसे हमारे दुश्मन को आप अपने घर में जगह न दें। परंतु यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो एक मोहरा है फिलिस्तीन की तरह, संसार में, सारे संसार में सिविल सोसाइटी के लोगों को अमेरिका और उनके मित्र देशों ने अपने प्यादों की तरह खड़ा कर रखा होता है, जो उस देश की सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वहाँ विकास के तमाम कार्यों को रोकने के लिए काम करते हैं और वो इशारे पे नाचते हैं तमाम विदेशी ताकतों के। तो हमारा ये मानना है कि ये जो भाड़े के सैनिक हैं, आज सरकारें जो भारत में हम शुरू से ही कल्याणकारी राज्य की एक स्थापना की है। लोकशाही का मतलब है कल्याणकारी, राजशाही का मतलब है निजी लाभ से लेना। जब निजी लाभ जहाँ हो वहाँ जनहित नहीं है। लोकशाही में जनहित है और जनहित तभी संचालित होंगे जब मूलभूत जो चीज़ें हैं वो शासन के हत्थे पे रहे। शासन के हत्थे पे कौन कौन सी चीज़ें हैं रहनी चाहिए? शिक्षा, शिक्षा से पूरा
देश और समाज का ताना बाना स्थापित होता है। उसका भविष्य कैसा होगा, उसका वर्तमान कैसा होगा, उसकी नींव कैसी मजबूत होगी, ये शिक्षा पर निर्भर है। जिस देश के शासक मजबूती से शिक्षा को सही दिशा में देते हैं वो देश मजबूत रहता है। आज सबसे मुख्य कारण क्या है? जो देश विकास की डगर बढ़ रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ शिक्षा के बदौलत बहुत मजबूत ढंग से सरकारों ने व्यवस्थाएं की है। परंतु भारत के संदर्भ में हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे लोकशाही के नाम पे जो लूटशाही चल रही है, जिसमें शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, धर्म व्यापार, न्याय व्यापार और सुरक्षा को पे भी अब हथकंडे अपनाने जा रहे हैं, निजीकरण। तो हमारा ये मानना है, रूस में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो बहुत करीबी मित्र था प्रिगोजिन, जो वागनर प्राइवेट निजी सेना का, भाड़े की सेना का, जो खुद अपराधी था, एक अपराधी को संरक्षण देने का दंड देश और समाज और खुद उस संरक्षण देने वालों को भोगना पड़ता है। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पूछिए, जिन्होंने कहा कि वागनर ने, प्रिगोजिन ने विश्वासघात किया, उनके पीठ पे छुरा भोंका। भले ही प्रिगोजिन की जो विद्रोह था वो 24 घंटे भी नहीं चल पाया। जब रूस के राष्ट्रपति ने सेनाओं को ये ऑर्डर दिया कि जहाँ भी हो इसको कुचल डालो, तो उसके बाद जो मास्को की तरफ कूच भरने का हुंकार भर रहे थे, जो रक्षा मंत्रालय के संस्थानों पे कब्जा करने कर अपने मंसूबों को हवा दे रहे थे, जिसके विद्रोह से पूर्व नाटो से लेकर पश्चिमी जगत खुश था, वह विद्रोह 24 घंटे के अंदर समाप्त हो गया। बेलारूस के राष्ट्रपति के बीच बचाव में उन्होंने कहा कि आपको अभय दान दिया जाएगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप अपनी पूर्व तरफ से रूस के समर्थन में काम कर सकते हो। तो ये घोषणा के बाद प्रिगोजिन ने, जो वागनर का प्रमुख था, 30-40 हजार भाड़े के सैनिकों के दम पर, जिसे रूस के राष्ट्रपति के संरक्षण, सबसे विश्वास पात्र कसाई के नाम से जाना जाता था, जिसके क्रूरता की मिसालें सीरिया से लेकर अफ्रीका के देशों में, यहाँ सोने के खदान से लेकर कई हैं, उस पर उसकी नज़र है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का जिन पर आरोप है, ये तमाम चीज़ें रही। तो पश्चिमी जगत खुश था कि चलो पुतिन के खिलाफ कोई उनका विश्वास पात्र विद्रोह करने के लिए तो उतारो, परंतु पुतिन ने बहुत मजबूती से हुंकार भरी, न केवल हुंकार भरी अपितु चक्रव्यूह का भेदन किया। तो मजबूरन में परिस्थितियों को देखते हुए प्रिगोजिन ने, जो रूस को नए राष्ट्रपति देने का हुंकार भर रहा था, जो पश्चिमी जगत का लाडला हो गया था, जो पश्चिमी मीडिया का, जिसे लोकतंत्र का ध्वजवाहक बता रहे थे, वो शरणागत हो गया। वो अपनी बैरक में चले गया अभयदान पाने के बाद। अब वो कहाँ है, क्या है, किस प्रकार से है, रूस की रणनीति थी या क्या था, परंतु इससे एक सवाल महत्वपूर्ण उठा है कि किसी भी प्रकार से सेना का निजीकरण किसी देश और समाज के लिए हितकारी नहीं है, विश्व के लिए हितकारी नहीं है। हमने तो भारत सरकार को भी कहा है, कई बार कहा, जब ये सेना में इस प्रकार से अग्निवीर का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने, हमने कहा था कि भारत में तमाम इस प्रकार के दस्ते हैं जो धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की तरफ, एक तरफ राष्ट्र को बर्बाद करने, भारत की नींव को तबाह करने के लिए बहुत मजबूती से विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, चाहे वो पेट्रो डॉलर के दम पे लगी हों, चाहे वो
पश्चिमी जगत के दम पे लगी हो, लेकिन भारत का राष्ट्रीय धर्मांतरण से राष्ट्रीयकरण करने के लिए उन्होंने पूरा पूर्वोत्तर से लेकर ये झारखंड से लेकर बिहार से लेकर आदिवासी उड़ीसा से लेकर बंगाल से असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर कितने राज्य हैं जहाँ ये दास्तानें भारत सरकार को भले ही न दिखाई दे, परंतु उसकी पश्चात सुरक्षा का किस प्रकार से देश का ताना बाना बिगड़ रहा है। एक पूर्वोत्तर के राज्य में तो मतगणना रविवार के दिन होनी थी, तो वहाँ उन्होंने बंद ये कि संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे के दिन आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के जघन्य कांड जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस देश में पाकिस्तान और चीन समर्थक सैकड़ों ऐसे हथियारबंद ग्रुप हैं जिनको चाहे वामपंथी विचारधारा के हों चाहे कट्टरपंथी विचारधारा के हों, जो नक्सली समूह हैं वो इस देश में सशस्त्र क्रांति के लिए लगे हुए हैं। और इन क्रांतियों को रोकने के लिए किसी भाषणों की आवश्यकता नहीं होती है, इनको रोकने के लिए मजबूत सैन्य तंत्र होना चाहिए। पर जिस प्रकार से भारत सरकार अग्निवीर और अन्य करके भारतीय सैनिकों को, जो मजबूत सेना थी भारत की, जिनके दम पे भारत एकजुट है, आज देश के राजनेताओं के दम पे भारत एकजुट नहीं है। अभी तो भारत मजबूत है यहाँ की सैन्य ताकत की वजह से, यहाँ के केंद्रीय बलों की वजह से। जहाँ पर भी अगर इस प्रकार का आतंकी सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हमारे नौजवान, हमारे सैनिक मजबूती से आगे बढ़ते हैं, तो शांति व्यवस्था होती है। शांति तब होती है जब हम समर्थ हैं। शांति तब नहीं होती है उपदेशों से। शांति के उपासक रहे भारत तो लूटने आगे गाजी से लेकर कितने, चंगेज से लेकर मुगल तक यहाँ भारत में लूटा। किस प्रकार से सिकंदर, वास्को डी गामा से, कोलंबस से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो प्राइवेट एक भाड़े के सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो केवल लूट खसोट का ही साम्राज्य करते थे, व्यापार के नाम, ट्रेड के नाम पे लूट खसोट का जो काम करते थे, एक गिरोहबंदी थी। उस गिरोह ने भारत को, पूरे इस विशाल भारत को गुलाम बनाया था। इस इतिहास के इन थपेड़ों से भारत सरकार को सबक लेना चाहिए। और सेना के नाम पे कि सैनिक युद्ध हो नहीं रहा है, बेकार में पेंशन और वेतन करोड़ों जा रहे हैं, ये नहीं, ये राष्ट्र के मेरुदंड है। इन्हीं के दम पर राष्ट्र मजबूत है। जिन नेताओं और नौकरशाहों को लाखों रुपए की तनख्वाह और वेतन दिया जाता है, वो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नहीं, वो राष्ट्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। अगर वो मजबूत करने में लगे रहते हैं, देश का आम आदमी शिक्षा, रोजगार और न्याय के लिए भटकता नहीं। देश का आम आदमी रोजगार के बिना बदहाल नहीं होता। न्याय कुशासन के तरस है। तो आज देश में एक आशा की किरण है कि सेना, जिस प्रकार से आज हम फ्रांस के हालत देख रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान में रोकने के लिए या खाड़ी देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए किस प्रकार से वहाँ इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जिसके कारण सीरिया से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, चेचन्या से लेकर कई जगहों से जो शरणार्थी गए, वो इस्लामिक देश, 57 देश इस्लामिक देशों में नहीं गए, वो गए यूरोप और भारत जैसे देशों में आए। जो यहाँ पे बर्मा से जो जी आए वो भी भारत में आए। भारत में उनको कश्मीर, श्रीनगर में श्रीनगर नहीं, जम्मू में बसाने का षड्यंत्र चलाया गया। कहाँ रह गया? उत्तराखंड में बसाने का कृत्य किया। चुपचाप से एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। तो इसलिए मजबूत सेना ही राष्ट्र को मजबूत करती है।
तो भारत के तमाम हुक्मरानों को इस बात को होना चाहिए, रूस के इस विद्रोह से सबक लेना चाहिए। रूस का यह विद्रोह भारत की आंखें खोलने के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि भारतीय सेना का निजीकरण के लिए, दो पैसे के लिए ये तमाम निजी क्षेत्रों को न जाए। निजी क्षेत्र का पहला उद्देश्य रहता है, सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है लाभ के लिए। जैसे प्रिगोझिन भाड़े के सैनिक को भारत की किसको यहाँ आप 10 रुपये का ठेका देते हैं, हमने कहा तो मैं 20 रुपये का देगा, आप इधर आइए, वो हमारी तरफ से लड़ेगा। जो ज़्यादा पैसा देगा उसके साथ उसका दीन ईमान, उसकी कोई जन सेवा का नहीं है, राष्ट्र सेवा का नहीं है, उसका पैसा ही सब कुछ है। वो जिस भी प्रलोभन, उसकी महत्वाकांक्षा है जो होगी, वो उसके लिए काम करेगा। तो भाड़े के सैनिक जिस प्रकार से अभी ये भारत में अग्निवीर नाम से जो राष्ट्र के लिए एक सेना को कमज़ोर करने का काम किया गया, उसके कारण जो नेपाल में भारत के सेना की रीढ़ की हड्डी थी लंबे समय तक, नेपाल के लोगों ने कहा हम भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं। अब वो भाड़े के सैनिक के रूप में ये सुनने में आ रहा है, रूस उनको ले रहा है, ये वागनर प्रिगोझिन ले रहा है और चीन भी ले रहा है। ये भाड़े के सैनिक हैं, जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ कल्याणकारी सेना के लिए, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उनके लिए दो, उनके लिए अच्छे से अच्छा वेतन और उनके भविष्य की सुरक्षा करना एक राष्ट्र का कर्तव्य होता है। इसलिए निजी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए दरवाजे नहीं खुलने चाहिए थे। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से रूस जैसा महाशक्ति देश कमज़ोर हो गया। भाड़े के सैनिकों का प्रयोग भले ही इराक युद्ध में अमेरिका ने भी किया था। अमेरिका का जो भाड़े के सैनिक थे ब्लैक वाटर, उन्होंने इराक में किस प्रकार से आम जनता का नरसंहार किया, उससे कितने को ख्यात हो। यहाँ के सैनिक, यहाँ के शासक इन कत्लेआमों को अपने सीने पर नहीं लगाते हैं कि हम भाड़े के सैनिकों ने किया होगा, हमने नहीं किया। तो ये प्रकार का जो है, ग्रीक और रोमन साम्राज्य में भी पुराने काल में भी ये राजतंत्र रखते थे। भारत में भी विजयनगर के साम्राज्य से लेकर मुगल काल में शासक किसको रखते थे अपने विरोधियों को खात्मे के लिए। तो ये हमारा ये कहना है। और भारत तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भाड़े के सैनिकों से किसी कोई व्यापारी नहीं थे, ये लुटेरे थे। उन लुटेरों ने भारत को जी भर के लूटा कर लाखों आदमियों का कत्लेआम किया। किस ढंग से लूटा, और उसके बाद ब्रिटेन की राजशाही को नजराना जैसे भारत की सारा इतना बड़ा देश, विश्व का बहुत बड़ा देश, उसे सौगात में दे दिया सम्राट को। और उसे फिर भारत को सदियों से गुलाम बनाने के लिए यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को रौंदने का काम किया। इसलिए हमारा मानना है जो मजबूत सरकारें होती हैं, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को एक रत्ती भर, अगर हम शिक्षा बच्चों को निजीकरण के भरोसे में रखेंगे तो भारत की ना आम गरीब आम जनता को शिक्षा से वंचित हो जाएगा, चिकित्सा से वंचित हो जाएगा। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है लोगों की सेवा करना, उनके शिक्षा करना, उनको चिकित्सा देना, उनको न्याय देना। उनका होता पैसा जितना मजबूती से मिले उसकी तरफ खड़े हो जाना। इसलिए सुरक्षा के लिए सुरक्षा भी महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्र की रीढ़ और भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र का एक गुरुतर दायित्व है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो एक रास्ता दिखा सकता है, चीन नहीं दिखा सकता वो रास्ता, अमेरिका नहीं दिखा सकता है, रूस नहीं दिखा सकता है, सैन्य भवंत का रास्ता भारतीय तंत्र ही दिखा सकता है। इसलिए भारत को मजबूती से इस तंत्र को, भारतीय शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय
मजबूती से इस तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। कल्याणकारी राज्य हो, ये नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय नजफगढ़ की दामनी की तरह अपराधियों को मुक्त कर दे और भारत की पूरा तंत्र सर्वनाक ढंग से मूक दर्शक बना रहे। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को, जिसे केंद्रीय जांच आयोग ने भारत सरकार की, जिसने गुनाहगारों को चिन्हित किया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिन्हें नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था, उनको माफ कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जवाबदेही नहीं। तो न्याय, जब आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों के लिए न्याय के जंजीरें कमज़ोर हो जाती है, तब वो व्यवस्थाएं शर्मानाने लग जाती है। तो हमारा ये मानना है, ये जो खतरे की घंटी है, निजी क्षेत्र भाड़े के सैनिकों को, निजी क्षेत्र सुरक्षा को, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को देना एक प्रकार से राष्ट्र की नींव पर कुठाराघात करना है, कोई भी शासक हो। इसलिए हमारा ये मानना है, भारत सरकार जिस प्रकार लाभ की दृष्टि से निहित स्वार्थ में, जिस प्रकार से क्रिकेट को पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ क्रिकेट खेलने और खिलाने का काम कर रही है, अभी विश्व कप के नाम पे कुछ तमाशा भारत में होने वाला है, ऐसे तमाशों को अंकुश लगाना चाहिए। पूरे विश्व को बताना चाहिए था कि पाकिस्तान आतंकी देश है, इसके साथ खेल नहीं, इसको जब तक इसे सुधार की जरूरत है। ये विश्व बिरादरी में बैठने के काबिल नहीं है, ये खेलने के काबिल नहीं है, ये आतंकी देश है। तो इसलिए इस प्रकार के कारनामे भारत सरकार को बहुत मजबूती से करना चाहिए। और हमारा ये मानना है, देश को मजबूत रखने के लिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा क्षेत्र का निजीकरण का एक रत्ती भर का भी स्थान नहीं होना चाहिए। इसी आशा के साथ कि जो वागनर प्रिगोजिन ने जो रूस में पुतिन अपने मित्र के साथ दगा देने का काम किया, प्रलोभन में, वो दगा देने का काम निजी क्षेत्र के लोग सुरक्षा, किसी भी देश की सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा और न्याय के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है, भारत जैसे देश में देश की सरकारें इस प्रकार का काम न करें, अपने संकीर्ण दलीय और निहित स्वार्थ के प्रलोभनों में और शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय भाषाओं में, भारतीय संस्कृति के जो जन कल्याण का है, जिसका उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी बढ़ाकर विश्व में पहला स्थान, दूसरा स्थान की नहीं, जो कल्याणकारी व्यवस्था हो, जो सबके कल्याण में के लिए, सबके खुशी में, सबके लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसी आशा के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापः भवेत्।